हेलो बच्चों, एनएससीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं सीयूईटी के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन सीरीज, और जो आपकी क्वेश्चन सीरीज अभी चल रही है वो बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, इससे पहले भी अपन ने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के। तो अपनी ये दूसरी यूनिट चल रही है, इसका जो पहला क्वेश्चन है अपने सामने बायोटेक्नोलॉजी का, ये देखो क्या कह रहा है। पुनर्योग्य डीएनए अणु को सामान्यतः वेक्टर और स्रोत डीएनए को क्रमशः किससे काटकर बनाया जा सकता है। पुनर्योग्य डीएनए की बात कर रहा है। मॉलिक्यूल को सामान्यतः वेक्टर यानी वाहक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वाहक। और स्रोत डीएनए का क्रम से किससे? तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज जनरली फॉर्म्ड बाय कटिंग वेक्टर एंड सोर्स डीएनए रिस्पेक्टिवली विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होना चाहिए। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, यानी जब बात करें वाहक की, वेक्टर की, वेक्टर को कट कराना है, ओके। देन उसके बाद में किसको कराना है? रिक्वायर्ड जीन को, रिक्वायर्ड जीन को कट कराना है। तो यहाँ पे अपने पास एक कंडीशन होनी चाहिए, दोनों के अपन को कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बनाने हैं, यानी दोनों के क्या बनाने हैं यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ताकि ये आपस में लाइगेज एंजाइम से वापस से जुड़ सके। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं होगा तो जुड़ेगा नहीं। जैसे कोई चीज टूट जाती है मान लो कि बीच में से, तो अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है तब तो आपस में जुड़ जाएंगे, ओके। अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट नहीं है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो दोनों जो है खंड कैसे बनेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। इसलिए यहाँ कंडीशन होती है कि जो वेक्टर की और जो वांछित जीन अपन को चाहिए, उन दोनों की रिएक्शन किससे कराएंगे? सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। जैसे मान लो कि वेक्टर को इसने हिंड सेकंड से कराया है तो ये एलयू फर्स्ट है। यहाँ देखो हिंड सेकंड है, ई को आर फर्स्ट दे दिया। यहाँ हिंड सेकंड है, यहाँ बैम एच फर्स्ट दे दिया। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैंने बताया ना, दोनों में सेम होना चाहिए। तो दोनों में सेम किस में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या जा रहा है? राइट जा रहा है। देखो यहाँ भी हिंड सेकंड है, यहाँ भी हिंड सेकंड है, यानी वेक्टर और जो रिक्वायर्ड जीन अपन को चाहिए उन दोनों की क्या चाहिए? जो सेम एंडोन्यूक्लियस है उससे रिएक्शन कराएंगे, तब जाके क्या होगा? अपन को कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मिलेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। देखो, हिंड सेकंड और हिंड सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपन को क्या करानी है? रिएक्शन करानी है, ओके। तो समझ में आ गई ना ये बात? इन सब में देखो अलग अलग है। इस सब में अगर वेक्टर को इससे करा रहे हैं तो इधर ये अलग है, यहाँ ये अलग है, ये वाला अलग है। इसमें देखो ये हिंड सेकंड है, ये बैम एच फर्स्ट है। इक्वल किस में है? फर्स्ट वाले में। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इको आर फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए डीएनए को अनसंजनी, यानी क्या कह रहा है? ब्लंट एंड बनाता है। ये कौन से एंड होते हैं? ब्लंट एंड। बी डीएनए को बी वाला क्या कह रहा है? डीएनए को चिपचिपे सिरों से, यानी स्टिकी एंड। कौन सा एंड है? स्टिकी एंड के साथ काटता है। सी कह रहा है एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचानता है। डी कह रहा है जब GAATTC ये सीक्वेंस है क्रम डीएनए में आता है तब डीएनए को G एवं A बेस के बीच में से काटता है। और ई कह रहा है एक्सोन्यूक्लियस निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। यानी क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, देखिए ए वाला सही है क्या? ए वाला कह रहा है इको आर फर्स्ट डीएनए के ब्लंट एंड बनाता है। यहाँ पे ये बात गलत हो गई, क्योंकि क्या बनाता है बच्चों? स्टिकी एंड बनाता है। क्या क्रिएट करेगा ये? इको आर फर्स्ट स्टिकी एंड बनाएगा। एंड बनाता है, क्रिएट करता है, ओके। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। चलते हैं, डीएनए को चिपचिपे सिरों के साथ काटता कह रहा है। तो ये वाली बात ओके है। एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचानता है, ये वाली बात भी ठीक है। डी कह रहा है जब GATTC क्रम डीएनए में आता है तब डीएनए को G एवं A बेस के बीच में से काटता है। और ई कह रहा है एक्सोन्यूक्लियस निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। तो देखो, देखो
एक्सोन्यूक्लिएज। ये ई वाला ऑप्शन बच्चों थोड़ा कटा हुआ है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को अपन, ये एक्सोन्यूक्लिएज वाला ऐसे कह रहा है यहाँ पे 3 से 5 कट करता है, यानी 3 डेज to 5 डेज से कट करेगा ऐसे कह रहा है। और क्या कह रहेगा, मध्य में से कट करता है, मध्य में से, ये ऑप्शन है मध्य में से कट करता है, ये ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी राइट नहीं। अब देखो देखिए कौन सा यहाँ पे सही जा रहा है आपके, तो बी वाला डीएनए को चिपचिपे स्टिकी एंड के साथ कट करता है, नहीं बिल्कुल सही बात है, बी तो ठीक हो गया, ओके। हाँ सी देखो एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचानता है, ये वाली बात भी ठीक है, ओके। और डी कह रहा है जब एक GATTC क्रम डीएनए में आता है तब डीएनए को GMC के बीच में से काटता है, ये वाली बात भी ठीक है। तो ये वाला देखो ए जिसमें भी है वो गलत हो गया, ए वाले तो दोनों ही गलत है, क्योंकि ए वाला तो गलत ही हो गया था, इसका मतलब इनको तो हटा देंगे दोनों को। अब देखो BCE, तो ई वाली बात तो गलत हो गई ना, ई में तो देखो क्या कह रहा है 3 to 5 डेज कट करता है और मध्य में से कट करता है। तो एक्सोन्यूक्लिएज कहाँ से कट करता है हमेशा बच्चों, ये पता है अपन को, एक्सोन्यूक्लिएज कहाँ से कट करता है, 5 डेज to 3 डेज, यानी 3 डेज पे भी काट सकता है और 5 डेज से भी कट कर सकता है, ये वाली बात तो चलो ठीक है। लेकिन क्या होगा, मध्य में से कट करता है, ये वाली बात कह रहा है, जबकि ये कहां से कट करता है, बाहरी सिरों से, कहां से, बाहरी सिरों से कट करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया। तो ई वाला भी इसमें से हटा दो, देखिए ई वाला, तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th वाला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, मिसमैच वाले, यानी ये मैचिंग वाले क्वेश्चन है, यानी मिसमैच अपन को देखना है कौन सा मिसमैच हो रहा है कौन सा मैच हो रहा है। तो देखो आनुवांशिकता निर्मित मानवीय इंसुलिन, ठीक है, ई कोलाई बनाता है ना, ई कोलाई का यूज करते हैं अपन ये बनाने के लिए। जीएम कपास यानी बीटी कॉटन, किसकी बात कर रहा है, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, किसकी बात कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, करेक्ट है, क्लियर है, ओके। तो चलो ये किसमें आता है, बैसिलस थुरिंजियसिस। एडीए, यानी एडीए का नाम क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एडिनोसिन डीएमिनेज है, ये किसमें होती है, जीन चिकित्सा में, ओके, जीन चिकित्सा करते हैं ना। अगर एडीए एंजाइम की ये चीज अपन पहले पढ़ रखी है, मैंने बता रखा है तुम्हें, पिछली जो बैक टू बैक क्लास हुई थी उसमें अपन ने बात की थी, एडिनोसिन जो डीएमिनेज एंजाइम है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, वो आपकी टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, यानी टी जो लिम्फोसाइट है उनका मैच्योरेशन ही तब होगा जब आपको डीएमिनेज उपलब्ध हो जाए, एडिनोसिन डीएमिनेज। अगर ये नहीं होगा तो आपकी टी लिम्फोसाइट मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे, मैच्योर नहीं होंगी तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वहां पे जीन थेरेपी के द्वारा आपको एडीए दिया जाता है, तो जीन थेरेपी ये वाला एडीए, ओके। एलिसा होता है, तो एलिसा देखो ये एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया, एलाइजा टेस्ट एचआईवी के लिए किया जाता है, किसके लिए, एचआईवी के लिए एलाइसा टेस्ट। तो 3rd नंबर, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया करवा के देखा जाता है, ठीक है, ओके। तो ये वाला होता है एलाइजा में, मिलाओ देखें, फर्स्ट में सेकंड, यानी ए में सेकंड, ओके, ए में सेकंड 2 में है, तो ये तो दोनों ही कट गए, इनको तो पहले ही कट कर लो, यानी प्रोबेबिलिटी को कम कर लिया करो, जो ऑप्शन बिल्कुल ही जैसे पहले में ही पता चल जाए कि ये 2 तो आउट हो रहे हैं, उनको क्रॉस कर दो ताकि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास। अब ए में सेकंड वाले 2 ऑप्शन है तो मिलाते हैं सेकंड में, यानी बी में क्या है आपका, बी में यहाँ देखो 4 है, बी में 4 किस में है, बी में 4 इसमें ही, इसका मतलब ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, ये देखो इसमें बी में फर्स्ट है, यानी ये भी कट गया, तो 3 तो कट ही गए, बचा क्या है, अब मिला लो, देखिए सी में फर्स्ट, ओके, सी में फर्स्ट जीन चिकित्सा एडीए में, और एलाइजा किस में जा रहा है, डी में 3rd हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया यहाँ पे
राइट हो गया है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आपकी जो सीयूटी की एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिले। ओके चलो चलते हैं अगले, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत संचलन के संबंध में कौन सा गलत है। किसको सर्किल कर लेना है, जब भी गलत और सही आए तो उसको सर्किल कर लिया करो। सर्किल कर लोगे तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा, पता चल जाएगा। वरना याद नहीं रहता, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो अपन सोचते हैं क्या पता सही पूछा हो, क्या पता गलत पूछा है। ओके तो गलत पे क्या कर लेना है, सर्किल कर लेना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके चलते हैं। अलग हुए डीएनए खंडों को सीधे यूवी विकिरण के अंतर्गत देख सकते हैं। यूवी रेडिएशन किसकी बात कर रहा है, यूवी रेडिएशन की बात कर रहा है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी डायरेक्टली व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अलग हुए डीएनए खंडों को जेल के टुकड़ों से पृथक किया जा सकता है। सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम जेल पीसेस। थर्ड कह रहा है डीएनए के खंड एनोड की तरफ चलते हैं। डीएनए कैसा होता है, चार्ज में। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो डीएनए चार्ज वाइज कैसा है, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 माइनस। इसकी वजह से इसके क्या है, यहाँ पे इसके पॉलीमर है, पॉलीमर है तो ये चार्ज वाइड कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है किसकी तरफ चलेगा, नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड की तरफ चलेगा। ये गलत की बात पूछ रहा है। अगला कह रहा है एगेरो जेल का छलनी प्रभाव डीएनए खंडों को अलग होने में सहायता करता है। अब देखो देखें, पहला कह रहा है अलग हुए डीएनए खंडों को सीधे ही यूवी विकिरण के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ पकड़ो इसको, देखो लाइन को, क्या कह रहा है, सीधे ही। यहाँ पे बात गलत हो गई क्योंकि पहले अपन क्या करते हैं, इसकी स्टैनिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसकी स्टैनिंग करते हैं बच्चों, करते हैं ना स्टैनिंग। और किससे करते हैं स्टैनिंग, तो देखो जो डाई यूज करते हैं उसका नाम क्या है, डाई का नाम, डाई का क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड डाई। और ये डाई से स्टेन करने के बाद में यहाँ पे यूवी रेडिएशन आएगी। क्या आएगी, जब यूवी रेडिएशन डालेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तब डीएनए अपन को कैसा दिखाई देगा, तब जो डीएनए की स्ट्रिप है वो अपन को बैंगनी चमकीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, बैंगनी चमकीली, सॉरी एक सेकेंड, नारंगी नारंगी नारंगी। कैसे दिखाई देती है अपन को, नारंगी, नारंगी चमकीली दिखाई देती है, चमकीली स्ट्रिप दिखाई देती है, ऑरेंज कलर की। इंग्लिश में बात करें तो कैसा कलर है, ऑरेंज। और ऑरेंज इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नारंगी कलर कहते हैं, नारंगी कलर की दिखाई देती है। तो ठीक है, यानी पहले अपन ने इथिडियम ब्रोमाइड से इसको क्या किया है, डाई किया, स्टेन किया है। तो ये वाली बात क्या हो गई, सीधे ही नहीं देख सकते, पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। तो स्टेन करने के बाद में अपन इसको देख सकते हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो रहा है। बाकी के सारे देख लेते हैं। अलग हुए डीएनए खंडों को जेल के टुकड़ों से पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए के खंड एनोड की ओर चलते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कैथोड ऋणात्मक होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली, तो ऋणात्मक हमेशा किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, बताओ, एनोड की तरफ। जिस चीज की डेफिशिएंसी है उसकी तरफ ही तो जाएगा ना, तो पॉजिटिवली चार्ज लेने की कोशिश करता है, यानी एनोड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे ही किसकी तरफ चलेगा, एनोड की तरफ। ओके तो ये वाला भी क्या हो गया, राइट हो गया। एगेरो जेल का छलनी प्रभाव, इसको बोलते हैं छलनी प्रभाव, डीएनए खंडों को अलग होने में, डीएनए को सेपरेट करने के लिए, जिसको छालन बोला जाता है। क्या कहा जाता है, छालन बोला जाता है, छालन, इल्यूजन बोलते हैं, छालन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, राइट। ये वाला आंसर हो जाएगा आपके, ये वाला गलत है, इसमें से गलत पूछा है, देखो गलत पूछा है, तो गलत वाला कौन सा है इसमें से, फर्स्ट वाला। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है और क्या कह रहा है आपसे, देखो नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट क्या है, देखो 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट वाला कहता है बीटी,
कीट समूह विशिष्ट होते हैं, इनकी जीन CRY1AC द्वारा कूट लिखित होती है, कोड की गई होती है। कथन सेकंड, बीटी आविस बैसिलस thuringiensis में निष्क्रिय प्राक विष प्रोटोटॉक्सिन के रूप में पाया जाता है। यद्यपि कीट द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद निष्क्रिय प्राक विष कीट की आंत में अम्लीय पीएच, गड़बड़ कहाँ हो गई, पीएच कौन सी होनी चाहिए, क्षारीय पीएच, क्षारीय पीएच के प्रभाव से जो अविषैला है वो विषैले में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से, क्षारीय। तो गड़बड़ कहाँ हो गई, यहाँ। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाले में देखो बताया था CRY1AC, CRY2AB और CRY1AB। ये तो किसके लिए है, कपास के लिए, और ये मक्का के लिए। किसके लिए है, मक्का के लिए। ठीक है, तो यानी ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, तो ये वाली गड़बड़ को अपन गलत साबित कर देंगे। यहाँ पे ये गलत हो गया, किस वजह से, फर्स्ट वाला तो सही है, ये अम्लीय पीएच की वजह से, यानी क्षारीय पीएच होनी चाहिए। देखो फर्स्ट सही, लेकिन कथन सेकंड असत्य है। फर्स्ट असत्य, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट तथा दोनों असत्य, ये बात भी गलत हो गई। फर्स्ट तथा दोनों सत्य है, इसने ये कहा, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। यानी फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकंड क्या है, असत्य, ये वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, दोबारा ही गलत को क्या कर लेना है, सर्किल कर लेना है, गलत और सही को सर्किल कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछा है इनमें से। देखो देखिए क्या कह रहा है, बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बायोरिएक्टर ये क्या है, एक बर्तन, बड़ा बर्तन है, क्या है, बड़ा बर्तन, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी में इसको उत्पाद बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, जो मान लो कि मुझे उससे उत्पाद प्राप्त करना है, जो मेरे पास सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और उनसे मुझे उत्पाद बनाना हो, और वांछित जीन ले ली है, उससे भी मुझे उत्पाद में चेंज करना है, उससे प्रोटीन बना ली, और उस प्रोटीन को फिर इकट्ठा करना है एज ए प्रोडक्ट के रूप में, तब मैं बायोरिएक्टर का यूज करती हूँ। बेसिकली क्या है, लास्ट स्टेप है ना, जिसमें अपन उसको इकट्ठा कर सकते हैं उत्पाद को शुद्ध रूप से। तो ये वाली बात है। अब ये कह रहा है छोटी मात्रा में, तो छोटी मात्रा में थोड़ी है, ज्यादा मात्रा में चाहिए मेरे को, तो तभी तो मैं जीन का मल्टीप्लीकेशन करा रही हूँ, फिर वो जीन प्राप्त हो गई, या तो मैं उसको प्लांट में या एनिमल में ट्रांसफर करवा दूंगी, या फिर लेब में मैं उससे प्रोटीन बनाऊंगी और उससे उत्पाद चाहिए मेरे को, तो तब मैं किसकी हेल्प लूंगी, बायोरिएक्टर की हेल्प लेती हूँ। ओके, तो मेरे को छोटी मात्रा, यानी यहाँ ही गड़बड़ हो गई, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई, इसने गलत पूछा है। दूसरा कह रहा है बायोरिएक्टर में एक प्रक्षोभक सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र एवं झाग नियंत्रण तंत्र होता है, बिल्कुल ओके है। एक बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद बनाने के लिए अनुकूलतम स्थितियां प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। विलोडक प्रकार के बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आते हैं, ये बात भी ओके है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा है, क्या पूछा है आपसे, गलत पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है, फर्स्ट वाला। बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन की इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के बिल्कुल नहीं डरना है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी एक एक चीज का अपन को पता है, उसके बाद में क्वेश्चन इतने इजीली सोल्व होंगे कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन का डर ही नहीं लगेगा। पर करना क्या है, रटना नहीं है किसी चीज को, अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट देखना है कि चीज कैसे हो रही है, क्या हो रही है। जब वो चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा, थॉट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं करने में। तो देखो क्या कह रहा है, एक एक चीज को, एक एक शब्द को अपन को क्लियर करना है। मानव इंसुलिन से संबंधित कथन दिए गए हैं, किससे दिए गए हैं, कौन सा कथन आनुवंशिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में सही है, मानव इंसुलिन से रिलेटेड दिए गए, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है आनुवंशिक इंजीनियर्ड, और आनुवंशिक इंजीनियर्ड जो इंसुलिन है उसका नाम क्या है, ह्यूमुलिन, क्या है, ह्यूमुलिन। ओके, किसने बनाई थी, इली लिली कंपनी ने, किसने, इली लिली कंपनी ने। ओके, और कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की थी। क्लियर है क्या, चलो ये सब चीजें अपन ने बेसिक पढ़ रखा है। चलते हैं, तो पहला कह रहा है प्राक हार्मोन इंसुलिन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त फैलाव होता है, बिल्कुल ओके है, मैंने बताया था, ये संरचना बताई थी मैंने, देखो इस टाइप की, ये इनके मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहां से लेके ये तो हो गई चैन ए
ये वाली है चैन बी और ये वाली है चैन सी। जब मैच्योर इंसुलिन बनता है, ये तो प्रो इंसुलिन है, कैसा इंसुलिन है? प्रो इंसुलिन, क्लियर है। और जब मैच्योर इंसुलिन बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ए और बी चैन है। ये वाली जो सी वाली है, यानी ये चैन सी, ये क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सेपरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? सेपरेट हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो चलो, बिल्कुल सही बात है। बी वाला कह रहा है ई कोलाई में इंसुलिन की ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग से उत्पादित की गई हैं, उन्हें निकालकर और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर संयोजित किया गया था। ये चीज अपन ने किस में देखी थी? ये जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन में, ह्यूमुलिन में, ऐसा ही तो किया था। ई कोलाई में अपन ने देखो यहाँ पे क्या किया था? जो सी डीएनए लिया था अपन ने, कौन सा डीएनए? वैसा जो क्या बना दे? इंसुलिन की ए श्रृंखला बना दे और बी श्रृंखला ई कोलाई में। देखो सबसे पहले सुनना मेरी बात, ये अपन ने पहले क्लियर कर रखा है। क्या करेंगे? इंसुलिन बनानी है ह्यूमुलिन। क्यों बनानी है? क्योंकि जो जानवरों की इंसुलिन थी वो अपनी बॉडी में एलर्जी कर रही थी, उस चीज से निजात कैसे पाई जाए? तो क्या किया जाए? उसके लिए अब बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, तो ई कोलाई का यूज कर सकते हैं। ई कोलाई के पास प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के साथ अपन इंसुलिन बनाने वाला डीएनए जोड़ दें। क्या कर दें? इंसुलिन बनाने वाला डीएनए जोड़ देंगे। वो प्लाज्मिड क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा। तो अपन इस तरह से उस इंसुलिन की जीन को जोड़ेंगे कि ए चैन बन जाए और बी चैन अलग अलग। कैसे बन जाए? अलग अलग। उसके बाद में उसको निकाल कर उसके बाद में उनके बीच में क्या बना दे? डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दे। इस तरह की जो प्रोसेस है वो किसमें की जाएगी? ह्यूमुलिन में। किसमें की जाती है? ह्यूमुलिन में की जाती है, यानी जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में। तो ये वाला काम किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है बच्चों। ये क्या कह रहा है? ये बिल्कुल राइट बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, ये वाली बात क्या है? बी वाली बात, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर संयोजित किया जाता है। ये वाली बात बिल्कुल राइट है। सी देख लेते हैं। मधुमेह के उपचार में प्रयोग लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों एवं सुअर से निकाला जाता है। ये वाली बात भी ठीक है, लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ठीक नहीं है, मानव इंसुलिन के लिए ओके है। प्राक हार्मोन इंसुलिन को परिपक्व एवं क्रियाशील हार्मोन बनाने के लिए संसाधित करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो वो रिमूव करेंगे ना सी वाली चैन। कुछ रोगियों में बाह्य इंसुलिन के प्रति एलर्जी होने लगती है। निम्न विकल्पों में सबसे उचित उत्तर का चयन करो। बात तो सारी ठीक है, सारी ओके है, लेकिन सारी ओके किसके लिए है? मानव इंसुलिन के लिए। जबकि देखो यहाँ क्या पूछा है? आनुवांशिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा है। यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है ये, इस पे तो ध्यान नहीं देते क्वेश्चन पढ़ोगे। ओके, सारे ऑप्शन सही है सीधा, है ना? तो ये सोचोगे तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओनली फॉर कौन सा है? इसके लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। ई कोलाई के इंसुलिन की ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड श्रृंखलाएं अलग से उत्पादित की गई, उन्हें निकालकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर संयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, डीएनए के निम्नलिखित पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस में से कौन सा आसानी से एक विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जा सकता है? Which of the following palindromic base sequence of the DNA can be easily cut by a specific restriction enzyme? तो ये अपन ने पहले वाले में देखा था, जब पहली क्लास हुई थी अपनी, तो उसमें सीक्वेंस मैंने क्या बताई थी? GAATTC, ये सीक्वेंस बताई थी ना मैंने। और G के साथ क्या आ जाएगा? C आता है, A के साथ T, A के साथ T, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे G, इस तरह की सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस अपन कट करते हैं, क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। देखो ये सीक्वेंस कौन से में है? तो ये सीक्वेंस कहाँ मिल रही है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, निम्न दो कथन दिए गए। कितने कथन है, फर्स्ट वाला कह रहा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते हैं जिसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। ओके, देखते हैं कथन सेकंड, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए रज्जु को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर काटते हैं। कहाँ काटता है, केंद्र से थोड़ी दूरी पर काटते हैं। ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उचित उत्तर का चयन करो। तो देखो दोनों सही है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है और जो एंडोन्यूक्लियस है वो केंद्र से थोड़ी दूरी पर काटता है। तो यानी दोनों वाली चीजें क्या है आपकी, राइट है। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियर्ड लसीकाणु देने की आवश्यकता होती है। समयबद्ध, बार बार में, समयबद्ध का मतलब है बार बार। कोई रोगी है मान लो जिसमें SCID रोग है, SCID फुल फॉर्म बताई थी मैंने, सीवियर कंबाइंड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, अब मान लो इसमें मुझे जीन थेरेपी करनी है। क्या करनी है, जीन थेरेपी। जैसे एडीए की कमी हो गई, एडीए पता ही है, एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी कमी हो गई तो मुझे ये क्या है, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो प्रोवाइड कराने के लिए रोगी के शरीर से मैं क्या निकालूंगी, लसीकाणु, और इन लसीकाणुओं में क्या प्रवेश करा देते हैं, एडीए। क्या प्रवेश करा देंगे, एडीए की जीन डाल देंगे। और ये एडीए की स्वस्थ, एडीए की जीन किसकी, स्वस्थ है। अब ये एडीए बनाने लग जाएगी। लेकिन बच्चों ये जो लसीकाणु है ना, ये अमर नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, तो ये बार बार में मर जाएंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे तो ये कुछ टाइम तक रहेंगे, कुछ टाइम तक इनसे सिक्रेशन होता रहेगा एडीए का, लेकिन अमर नहीं होते हैं, यानी मृत हो जाते हैं। तो मृत होने के बाद में शरीर से इनको निकालकर बाहर, यानी जो पुराने हैं उनको तो बाहर कर देंगे, दोबारा से नए लसीकाणु जिनमें वापस से क्या किया है, देखो क्या करेंगे, रोगी के शरीर से अपन लसीकाणु निकालेंगे। उसके बाद में उसके अंदर वो जीन, स्वस्थ जीन जो एडीए बनाएगी वो इंसर्ट करा देंगे और वापस से बॉडी में उसको डाल देंगे लसीकाणु को। ठीक है, अब कुछ टाइम तक वो लसीकाणु वहां पे एडीए बनाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि कैसी है, अमर नहीं है, तो मृत हो जाएंगे। तो मृत होने के बाद में क्या है, वापस से उनको तो बाहर कर देंगे शरीर से कुछ टाइम के बाद में, और नई लसीकाणु निकालेंगे, उसमें भी सेम वही काम करेंगे, डीएनए डाल देंगे, कौन सा, एडीए के लिए। उसको फिर वापस से वो एडीए बनाएगा, कुछ टाइम के बाद उनको भी निकाल देंगे और नई वाली में डाल के फिर उनको इंसर्ट करा देंगे। इस तरह से ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ती है, इसीलिए नाम क्या है, समयबद्ध, बार बार करनी पड़ती है। तो देखो क्या है, आनुवंशिक इंजीनियर्ड लसीकाणु अमर कोशिका नहीं है। कैसी नहीं है, अमर कोशिका। इन लसीकाणु में रिट्रोवायरल संवाहक प्रवेश किया जाता है। एडी उत्पन्न करने वाली मज्जा कोशिकाओं से निकाली जीन भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश किया जाता है। रोगी के रक्त के लसीकाणु का शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। तो करेक्ट के बार बार क्यों करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। आनुवंशिक इंजीनियर जो लसीकाणु है अमर कोशिका नहीं है। कैसी नहीं है, अमर कोशिका नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।